विद्यार्थियों, एक बार पुनः आप लोगों का लक्ष्य मंत्रा में स्वागत है। आइए आज हम प्रैक्टिस सेट 3 के साथ कुछ प्रश्न लेकर आए हैं, जिसमें आपको 30 क्वेश्चन लगभग होंगे। जिसका पहला प्रश्न आपके सामने है। आइए इस पहले प्रश्न को देखा जाए और इसमें क्या है और कैसे सॉल्व करना है, ये सारी चीजें इसमें हम लोग सीखा जाए। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न आपके सामने है। ये देखिए, 3 संख्याएं 2:3:2:5 के अनुपात में है। यानी 3 संख्याएं हैं, इनका अनुपात जो दिया है वो 3, 2 और 5 के अनुपात में है। उनके वर्गों का योग 1862 है। इन तीनों संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन सी है, ये आपको बताना है। तो 3 संख्याएं 3, 2, 5 के अनुपात में है। यानी 3 यानी पहली संख्या 3x, दूसरी संख्या 2x और तीसरी संख्या 5x, ऐसा हम मान लेंगे। ठीक है, तीनों के वर्गों का योग, तीनों का वर्ग करेंगे, ठीक है, वर्ग कर देते हैं। वर्गों का योग, क्योंकि हमें ये ध्यान देना है उनके वर्गों का योग, यानी उनका वर्ग करेंगे और उसका योग जो है वो है 1862। ये हो जाएगा 9x², ये हो जाएगा 4x² और ये हो जाएगा 25x²। 1800 कितना हो जाएगा, 62 हो जाएगा। 9 4 13 और 25, 13 और 25 हो जाएगा आपका 38x² और ये हो जाएगा 1862। ठीक है, x² का जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, 1862 बटे कितना हो जाएगा, 38। ठीक है, इसे हम 2 से काट देंगे तो 19 आ जाएगा और इसे 2 से काटेंगे तो 2 छक 2 से 2 9 18 और ये हो जाएगा 2 से 2 से 3 2 से 1 931। 19 से काटेंगे अगर इसको तो ये 19 से हो जाएगा आपका 19 पचे 95, 19 चौक 76 और ये 9 बार भाग जाएगा। 19 से ये 49 बार जाएगा, तो यानी कि 49 बार चला। तो यक्स का वैल्यू जो आएगा वो 49 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यक्स का वैल्यू 7 हो जाएगा। और आपसे पूछा है छोटी संख्या बताइए, तो छोटी संख्या यानी जो छोटा अनुपात होता है वही छोटी संख्या होती है, अर्थात 2x। छोटी संख्या 2x, तो 2 गुने 7 यानी आपका उत्तर हो जाएगा 14। आपका उत्तर 14, सी ऑप्शन आपका सही जवाब, सी ऑप्शन। ठीक है, आइए चलते हैं एक अगले प्रश्न की तरफ और उस प्रश्न में देखिए क्या कह रहा है। ठीक है, आइए उस प्रश्न की तरफ चला जाए। तो ये प्रश्न आप लोगों को समझ में आ गया होगा। 3 संख्याएं 3, 2 और 5 के अनुपात में हैं, इनके वर्गों का योग इतना है। इसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो x का वैल्यू 7 आएगा। तो x का वैल्यू अगर 7 हो जाएगा तो यहाँ पे छोटी संख्या 2x है, तो 2 गुने 7 यानी 14 हो जाएगा। आइए हम लोग चलते हैं एक अगले प्रश्न। इस तरह की एक एक प्रश्न को आपको बखूबी 1 से 2 बार 3 बार जब तक का ना समझ में आए देखते रहना है और खुद एक बार ट्राई करना है। ठीक है, क्योंकि जितने क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस सेट में कराए जा रहे हैं ये सारे क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो एग्जाम यूपीपी का हो या, हालांकि प्रैक्टिस सेट यूपीपी के नाम से आपको दिखाया जा रहा है, लेकिन सारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ऐसे एक एक प्रश्नों को आपको करना है। ठीक है, आइए देखिए, लेकिन क्या है कि एग्जाम में इस तरह से आपको थोड़ा सा समय अगर बचाना है तो सीधा सीधा मानिए, तीनों के वर्गों का योग, अगर हम तीनों के वर्ग करेंगे तो इसका 9 हो जाएगा, इसका 4 हो जाएगा, इसका 25 हो जाएगा। तीनों का योग करेंगे तो आएगा कितना, 38। 38 के बराबर कितना, 1862 आ जाएगा। एक का वैल्यू जो आएगा, एक का वैल्यू कितना आएगा, तो ये हो जाएगा 1862 और बटे 38 डिवाइड करेंगे तो 49 हो जाएगा। अर्थात एक का स्क्वायर आया, क्योंकि वर्गों का आएगा तो एक का स्क्वायर होगा। तो एक का जो वैल्यू आएगा अर्थात इसका वर्गमूल कितना आ गया, 7। छोटी संख्या में क्या अनुपात है, 2 का अनुपात था। छोटी संख्या 2 अनुपात में था, तो 2 गुने 7, 7 दूना कितना हो गया, यानी x का अगर यूज नहीं करना चाहते हैं तब भी आपका उत्तर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आइए चलिए एक अगले प्रश्न की तरफ। इतिहास की परीक्षा में संपूर्ण कक्षा का औसत 80 अंक था। यदि 10
प्रतिशत विद्यार्थियों ने 95 अंक अर्जित किए हों एवं 20% विद्यार्थियों ने 90 अंक अर्जित किए हों तो कक्षा में बाकी विद्यार्थियों के अंकों का औसत ज्ञात कीजिए। यानी ये जो प्रश्न आपके सामने है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 100 है, ऐसा मान लीजिए। और 100 का जो, क्योंकि भाई कुछ नहीं दिया है तो हम 100 मान के चलते हैं। और 100 मानने से आपका फायदा क्या है, क्योंकि बाद का 10% और 20% से आपको फायदा मिलेगा। 100 अगर है तो सभी स्टूडेंट का जो औसत है वो 80 अंक है, तो सभी का मिला करके 8000 अंक होगा। ठीक है, औसत अगर 100 विद्यार्थी हैं, औसत 80 है, तो सबका मिला करके यानी 80 गुने कितना हो जाएगा, 8000। जिसमें से 10% यानी इसका 10% कितना आएगा, 10। इन 10 का कितना हो जाएगा, इन 10 की बात करें तो इन 10 का औसत, 10% विद्यार्थियों का औसत कितना हो जाएगा, 95। तो इसका यानी कि 900 कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। ठीक है, और फिर कह रहा है एवं 20% विद्यार्थियों, यानी जो 20% विद्यार्थी हैं इनका औसत कितना हो जाएगा, 90। 90 का मतलब 9 दूना 18, इसका हो जाएगा 1800। ठीक है, अगर हम टोटल देखें तो टोटल स्टूडेंट कितने हो गए, ये 30। इन 30 का टोटल कितना हो गया, अगर इसे देखेंगे ऐड करेंगे इन दोनों को तो 2750। यानी 100 टोटल स्टूडेंट थे, 100 में से 30 लोगों का दे दिया गया है, लेकिन 70 लोगों का हमें पता नहीं है। अब विधि 70 का कितना हो जाएगा, इस 70 का कितना हो जाएगा, अगर हम इससे इसका डिफरेंस निकालेंगे, इससे इसका डिफरेंस निकालेंगे तो यहां हो जाएगा आपका 5250 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी जो 70 बचे, शेष छात्र बचे वो 5200, उनका 50 हो जाएगा, 5250 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक का लगभग कितना होगा, तो यानी 5250 बटे कितना हो जाएगा, 70, 0 से कैंसिल, 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 सत्ते 49, यहाँ पे बचेगा कितना, 7 सत्ते 49, 3 बचेगा, 7 बचे 35। तो आपका अंक कितना हो जाएगा, औसत अंक, शेष छात्रों का औसत अंक कितना हो जाएगा, 75। क्योंकि आपसे प्रश्न में यही कहा है बाकी विद्यार्थियों के अंकों का औसत कितना होगा, तो आपका उत्तर हो जाएगा कितना, 75 हो जाएगा। ठीक है, इसका उत्तर 75 हो जाएगा। इसे आप, अगर आप 100 नहीं मानना चाहते तो आप, अगर इसे 100 नहीं मानना चाहते हैं तो आप ऐसे कह सकते हैं, आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि टोटल स्टूडेंट कितने थे मुझे नहीं पता, 10% 20%, यानी टोटल अगर हम 10 स्टूडेंट मान लें और 10 का औसत 80 हो गया। छोटा कैलकुलेशन करना चाहें तो छोटे में कर लें, 800 हो जाएगा। अगर 10 टोटल स्टूडेंट मान लीजिए 10 थे, 10 में से 10% निकालेंगे तो एक स्टूडेंट आएगा, एक का कितना हो जाएगा, 10% विद्यार्थियों का औसत कितना हो जाएगा, 95, तो इनका हो गया कितना, 95। फिर करा 20%, अगर 10 का 20% निकालेंगे तो 2 स्टूडेंट आएंगे, 2 का औसत कितना दिया है, 90 हो जाएगा। यहाँ भी हो जाएगा, आपको कितना मिलेगा, 180 मिलेगा। ठीक है, तो टोटल यहाँ पे देखिए, टोटल 3 स्टूडेंट, 3 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तीनों का वैल्यू हो जाएगा 275 हो जाएगा, 275 हो जाएगा। और बाकी कितने स्टूडेंट बचे, 7 स्टूडेंट। भाई 10 में से 3 का वैल्यू दे दिया, 3 का वैल्यू कितना है, 275। तो यानी कि 10 का योग 800 था, तो 3 का औसत कितना योग है, 275। तो इसमें से 3 का 275 हटा दिया जाए तो कितना आ जाएगा, 525 आ जाएगा, 525 आ जाएगा। तो एक का कितना आ जाएगा, 525 बटे 7 करेंगे तो आपका उत्तर हो जाएगा कितना, 75, जो कि आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। मतलब आप रेशियो में बनाना के चाहते हैं तो रेशियो में बना के कर सकते हैं, और विदाउट रेशियो चाहते हैं यानी 100% पे मान के लगाना चाहते हैं तब भी आपका उत्तर आएगा। आइए चलते हैं एक अगले प्रश्न पे। ठीक है, तो दोनों आपको आना चाहिए, दोनों आप ध्यान रखेंगे, दोनों को प्रैक्टिस करेंगे। आइए चलिए एक अगले प्रश्न की तरफ। ये देखिए क्या कह रहा है, मान लीजिए कि टीवी के दर्शकों की कुल संख्या 10,000 है, स्पोर्ट चैनल के दर्शकों की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि करने पर उनकी दर्शक संख्या मनोरंजन चैनल देखने वाले दर्शकों की संख्या के बराबर हो जाएगी। मान लीजिए, देखिए क्या दिया है प्रश्न में, मान लीजिए कि टीवी के दर्शकों की कुल संख्या 10,000 है,
टीवी के दर्शकों की संख्या 10,000 है। जरा निर्देश को हम लोग नहीं ध्यान दिए। पाई चार्ट में टीवी पर प्रसारित विभिन्न प्रकार के चैनल देखने वाले दर्शकों की संख्या को प्रदर्शित किया गया। ये जितने हैं सब टीवी देखते हैं, ठीक है। तो टीवी जितने देखते हैं उनकी संख्या यहाँ पे कितनी है, 10,000 है, ठीक है। जितने लोग देख रहे हैं उनकी संख्या 10,000 है। स्पोर्ट चैनल के दर्शकों की संख्या में स्पोर्ट चैनल देखने वालों की प्रतिशतता कितनी है, 25 है। दर्शकों की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जानी चाहिए करने पर उनकी दर्शक संख्या मनोरंजन चैनल देखने वाले दर्शकों की संख्या के बराबर हो जाए। तो मनोरंजन के बराबर हो जाए, 25 में कितने की वृद्धि कर दी जाए, आप कहेंगे 21 की वृद्धि कर दी जाए। 21 की वृद्धि कर दी जाए, तो अगर 21 की वृद्धि कर दी जाएगी किसमें, 25 में, तो कितने % की वृद्धि कर दी जाएगी, यही आपको बताना था। तो आपको ये बताना है कितने % की वृद्धि। तो 25 चौका 100, 21 चौक 84%। इसका उत्तर बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 84%, ठीक है। अब हमें क्योंकि परसेंटेज बताना था तो यहाँ पे 10 का कोई मतलब बहुत नहीं है, इसको लगाएं या ना लगाएं इसका कोई मतलब नहीं, ठीक है, क्योंकि हमें उत्तर देना है परसेंटेज में, तो हमारा काम इसी डाटा से हो गया। आइए चलिए चलते हैं एक अगले प्रश्न की तरफ। आइए अगला प्रश्न आपके सामने क्या है उसे देखा जाए। आपके सामने अगला प्रश्न है कि यदि a/b 1/3, a/b 1/3 तो 3a + 2b / 3a - 2b। तो जो इक्वेशन यानी a का मान 1 और b का मान 3, तो यानी a का मान 1 मान लीजिए, b का मान 3, तो यानी कि a के जगह पे अगर 3 × 3 और प्लस 2 गुने, एक सेकंड, a का वैल्यू यहां पे ध्यान देना है, a का वैल्यू अगर हम बात करें a का वैल्यू 1 है, यानी a की जगह पे अगर हम 1 रख दें और b की जगह पे 3 रखें, और नीचे क्या है, a की जगह पे 1 रखें और b की जगह पे 3 रखें, ऊपर वाले को सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 3 + 3 दूना 6 और नीचे हो जाएगा 3, 3 दूना 6 माइनस हो जाएगा, यानी यहाँ हो जाएगा 9 और यहाँ हो जाएगा -3, आपका उत्तर -3, आपका उत्तर -3 जो कि ए ऑप्शन सही हो जाएगा। मतलब आपको ए और बी का मान इसमें रखना है, सरलीकृत करना है, आपका उत्तर आ जाएगा, ठीक है। इस प्रश्न में ऐसा बहुत कुछ नहीं है। आइए चलते हैं एक अगले प्रश्न की तरफ। दूध और पानी के 45 लीटर मिश्रण में दूध का पानी से अनुपात। ध्यान दीजिए, ऐसे प्रश्न बार बार आते हैं और जितने प्रश्न आपको बताए जा रहे हैं ऐसे प्रश्न बार बार एग्जाम में आते हैं, तो इन सारे प्रश्नों को आप जरूर प्रैक्टिस करें। दूध और पानी के 45 लीटर मिश्रण में दूध का पानी से अनुपात, यानी मिश्रण कितना है 45 और दूध का पानी से अनुपात, दूध का पानी से अनुपात, यानी ये मिल्क है और ये क्या है, दूध का पानी से अनुपात, यानी दूध अगर 2 है तो पानी कितना है, 1 है, ठीक है। अगर हम 45 को 2:1 के अनुपात में बांट लेंगे, तो 45 को 2:1 के अनुपात में बांट लेंगे तो अनुपाती योग 2 1 3, 3 बराबर 45, तो 1 अनुपात के बराबर हो जाएगा 45/3 अर्थात 15 हो जाएगा। तो यानी 15 अगर हो जाएगा तो ये 15 दूना कितना हो गया, 30 हो गया, ये 30 हो गया और ये कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 15 एकम 15 हो जाएगा। चलिए ये बांट लिए। कह रहा है दूध आपका 30 है और पानी आपका 15 है, जब मिश्रण में पानी की कुछ और मात्रा मिला दी जाती है तो यह अनुपात 1:2 हो जाता है, ठीक है, यह अनुपात 1:2 हो जाता है। बाद में दूध और पानी का अनुपात 1:2 तब होता है जब कुछ लीटर पानी मिला दिया जाता है, कुछ लीटर पानी मिला दिया जाता है, यानी पहले दूध कितना था 30, अब पहले पानी कितना था 15। अब जब इसमें कुछ लीटर पानी मिला दिया गया तो दूध और पानी का अनुपात 1:2 हो गया। ध्यान दीजिए, प्रश्न में कह रहा है कि जब मिश्रण में पानी की कुछ और मात्रा मिला दी जाती है तो यह अनुपात 1:2 हो जाता है। जब पानी मिलाया जाता है, अर्थात
दूध साइलेंट होता है, यानी दूध मिलाया नहीं जाता और निकाला भी नहीं जाता, अर्थात दूध की मात्रा पहले जितनी थी दूध की मात्रा अब भी उतनी रहेगी। ठीक है, दूध की मात्रा पहले जितनी थी दूध की मात्रा अब भी उतनी रहेगी। यानी यहाँ पे अनुपात 1 दिया है और इसका वास्तविक मान कितना होगा 30, तो यहाँ पे तो 2 दिया है, तो 1 का दुगुना 2 है, तो इसका दुगुना होगा तो ये कई लीटर हो जाएगा 60 लीटर। अगर ये 30 लीटर है तो ये कितना लीटर हो जाएगा 60 लीटर। और पहले दूध पानी कितना था 15, अब पानी कितना हो गया 60, कितना मिलाया गया 45, कितना मिलाया गया 45, यानी इस प्रश्न का उत्तर यही हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर 45 लीटर। आपसे यही पूछा है कि कितना मिला दिया जाए जिससे पानी और नए मिश्रण में दूध की मात्रा 1:2 हो जाए। ठीक है, आइए चलिए एक अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। तो इस प्रश्न को आप बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा क्योंकि ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए और ऐसे क्वेश्चन बार बार आते हैं। ठीक है, आइए चलिए एक अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न ये कह रहा है कि यदि 2 के घात पे 4 और 1/2 के घात पे n, ठीक है, इसका मान दिया है 256, इसका मान दिया है 256। आइए इसे समझिए, 2 के घात पे 4, ठीक है, और देखिए अगर घात के होल पावर घात हो तो सबका आपस में गुना हो जाता है, 4 गुने 1/2 गुने n हो जाएगा। और ये दिया है 256, 256 को हम 2 के घात पे 8 लिखेंगे, यानी इसका घातांक वैल्यू अगर इसे हम घात में प्रदर्शित करेंगे तो 2 के घात पे कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। आइए यहां ध्यान दीजिए, 2 से इसे कैंसिल कर देंगे तो 2 हो जाएगा। अब यहां हो जाएगा 2n, 2n बराबर 2 के पावर 8 हो जाएगा। तो यहां पे हम ये कह सकते हैं कि 2 के पावर अगर 8 हो गया तो आधार के बराबर आधार हो गया। अगर आधार के बराबर आधार होगा तो पक्का घात के बराबर क्या होगा घात होगा, अर्थात 2n बराबर 8, तो n का वैल्यू हो जाएगा 8/2, अर्थात कितना हो गया 4। आपका उत्तर इसमें सही जो होगा वो 4 हो जाएगा, आपका उत्तर 4 हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। समझ गए? आइए चलते हम लोग एक अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या ज्ञात कीजिए, यानी आपके सामने है, इसके स्थान पे क्या आएगा ये आपको बताना है। तो जब आपको ये बात पता है कि 648 भागे 18 और भागे कितना दिया है 6, तो जो पहले रिलेशन है पहले हम उसी से भाग देंगे। अगर हम 18 से इसमें भाग देते हैं, ठीक है, 18 से यानी 648 में अगर हम 18 से भाग देंगे, ठीक है, तो 18 तिया 54 और 18 छक्का 108, यानी कट गया। कितनी बार में आया 36। अब फिर हम 36 में भाग देंगे कितने से 6 से, 6 से अगर इसको हम 6 काटेंगे तो 6 आ जाएगा, यानी इसका मान कितना हो जाए 6, जो कि आपका उत्तर होगा डी ऑप्शन। आपका उत्तर क्या होगा डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आइए चलते हम लोग एक अगले प्रश्न की तरफ। आइए, 2 रेलगाड़ियों की गतियों में अनुपात 7:8 है। 2 रेलगाड़ी हैं जिनके गति का अनुपात 7:8 है, 7:8 है। यदि दूसरी रेलगाड़ी, यानी पहली रेलगाड़ी ये है और दूसरी रेलगाड़ी ये है, और चाल का अनुपात ये जो दोनों में दिया हुआ है, ये देखिए ध्यान दीजिएगा, ये चाल का अनुपात है 7:8। यदि दूसरी रेलगाड़ी 5 घंटे में 40 किलोमीटर की दूरी, यानी ध्यान देंगे यहाँ पे दूसरी रेलगाड़ी की बात हो रही है, दूसरी रेलगाड़ी 5 घंटे में 400 किलोमीटर की दूरी, तो चाल कितना आ जाएगा, क्योंकि चाल बराबर होता है दूरी बटे समय होता है। दूरी कितना है 400 और समय कितना है 5, यानी इसकी चाल आ जाएगी 80 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसकी चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी, इसकी चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी। तो बताइए 8 से 80 में कई बार भाग गया 10 बार,
यानी अगर हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 सत्ते कितना हो जाएगा 70, यानी इसकी चाल 70 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। आपसे यही पूछा है पहली रेलगाड़ी की गति कितनी है, 70 किलोमीटर प्रति घंटा, 70 किलोमीटर प्रति घंटा इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आइए हम लोग चलते हैं। इस तरह के प्रश्न आपके पिछले वाले यानी दूसरे नंबर सेट में इस तरह के प्रश्न जरूर थे। ठीक है, पिछला क्वेश्चन और ये प्रश्न सेम डाटा तो नहीं है लेकिन प्रश्न सेम इसी तरह से है। ठीक है, तो इसका आप पिछले वाले सेट यानी सेट नंबर 2 में, प्रैक्टिस सेट नंबर 2 में और प्रैक्टिस नंबर 3 में दोनों प्रश्न एक जैसे हैं। हाँ, डाटा में केवल डिफरेंस है। आइए चलिए एक अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। 28 तथा 42 का लासा तथा मासा किस अनुपात में है? 28 और 42 के लासा और मासा, अगर इनका लासा निकाल लेंगे, लासा और मासा किस अनुपात में है ये आपसे पूछा गया है। तो 28 और 42 का हम लोग लासा निकालेंगे, 28 और 42 का हम लोग लासा निकालेंगे तो देखिए इसमें कॉमन जो है वो 14 है। ठीक है, 14 दोनों में कॉमन है, एलसीएम निकाल रहे हैं 14 गुने 2। ठीक है, और ये 14 गुने 3। अब इसके बाद यहाँ पे हम लोग 2 भी ले लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग कितना ले लेंगे, इसमें 2 ले लीजिए, इसमें 3 ले लीजिए। ठीक है, 3 ले लीजिए, यानी टोटल इनका एलसीएम आ जाएगा कितना 84। इनका एलसीएम 84 आ जाएगा, यानी एलसीएम 84 हो गया। अगर हम लोग एचसीएफ निकाल लें, दोनों का एचसीएफ निकाल लें तो जो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर यानी 14 है, यही इनका एचसीएफ हो जाएगा। इनका एचसीएफ हो जाएगा 14। तो यानी कि इनका अनुपात जो आ जाएगा 14 एकम 14 और 14 एकम 14। ठीक है, और 14 एकम 14, 14 छक 84, यानी 6:1 आपका उत्तर हो जाएगा। 6:1 आपका उत्तर हो जाएगा। लासा और मासा किस अनुपात में है? 6:1 के अनुपात। ठीक है, आइए हम लोग चलते हैं। तो इस तरह से इसका लासा, इसको हम बेसिक से भी आप लगा सकते हैं, लासा मासा निकाल सकते हैं। आइए हम लोग चलते हैं एक अगले प्रश्न की तरफ। जैसे ये प्रश्न, ये जान लीजिए, अगर कोई प्रश्न इस तरह से, जैसे ध्यान दीजिएगा, अगर कोई प्रश्न मान लीजिए आपके सामने है, ये प्रश्न देखिएगा, अगर ये प्रश्न आपके सामने जैसे ए है और इसके बाद फिर रूट में कोई वैल्यू ए है, तो इसका जो मान होगा वो क्या हो सकता है, इसको समझिएगा। ए अगर है तो यहां आपको ये समझना है कि देखिए कड़ी यहां और यहां पे देखिए फिक्स है, इनफाइनाइट नहीं लिखा है। यहां पे मैं 2 बार ले रहा हूं, यहाँ पे देखिए 2 बार कड़ी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे पहले अगर 2 बार कड़ी है तो सबसे पहले बेस हमेशा 2 रहेगा। और कड़ी में आप लिख दीजिए कड़ी कितनी है, जितनी कड़ी होंगे उतना होगा ऊपर घात, जितना कड़ी होगा घात उतना होगा 2, अर्थात इसका मान कितना हो जाएगा 4। बस आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको करना है इसमें से 1 कम कर दीजिए। अब कितना हो जाएगा 3, बस 3 हो गया, यानी 3 ऊपर और 4 नीचे, और ये हो जाएगा कितना 3 ऊपर 4 नीचे, अर्थात 3 ऊपर 4 नीचे, और जो बेस होगा यही आपका उत्तर हो जाएगा, जो बेस होगा वही आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें इस पे, तो जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, कितने कड़ी हैं 6। तो अगर 6 कड़ी हैं तो 2 के घात पे 6, इसका मान आएगा कितना 64, इसका मान 64 आ गया, और 64 से अगर 1 कम कर देंगे तो कितना आ जाएगा 63। बस आपका उत्तर। कड़ी में कितना है 3 है, 3 लिख दीजिए, ऊपर लिखिए 63 और नीचे लिख दीजिए कितना 64। ठीक है, आपका उत्तर, यानी जो कड़ी में है वो बेस रहेगा। ठीक है, और बाकी ये हमेशा 2 के पावर ही जितनी कड़ी होंगी वो ऊपर कितना हो जाएगा, उतने घात बन जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे 2 हमेशा लिखा जाएगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। जितनी कड़ी की संख्या उतना इसका घात बन जाएगा। इसका मान निकालेंगे 64, 64 से 1 कम करेंगे, जितना आपको मिलेगा उससे 1 कम, जितना कम करने के बाद आएगा वो ऊपर और 64 नीचे। इसका उत्तर आपका सबसे अच्छा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन। ठीक है, आइए चलिए एक अगले प्रश्न के तरफ।
एक शर्ट का अंकित मूल्य 350 रुपया है, वह 280 में उपलब्ध है। भाई एक शर्ट है 350 रुपया उसका अंकित मूल्य है, 350 अंकित मूल्य है, 280 में बेचा गया, यानी ये एमपी मूल्य है, यानी कि जो अंकित किया गया मूल्य है 350 और ये एसपी है। तो यानी छूट कितने का मिला? 70 का। 70 कम होकर के मिला, कितने परसेंट का मिला ये आपको बताना है। 350 गुने 100, 0 0 कैंसिल, 7 5 35, 5 से डिवाइड करेंगे 20, आपका उत्तर हो जाएगा 20%। आपका उत्तर 20%, आपका उत्तर 20%, ठीक है, आपका उत्तर 20% हो जाएगा। आइए चलिए एक अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब स ने 5,000, 4,000 और 8,000 रुपए लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। 6 महीने के बाद 6 महीने बाद उससे अलग हो गया। यदि 8 महीने के बाद, ध्यान दीजिएगा, और ये देखिए ब और स, देखिए ये 5,000 लगाए, ये कितना लगाए? 4,000 लगाए, और ये कितना लगाए? 8,000 लगाए। समझ गए? तीनों का अनुपात लगाए गए, धन का अनुपात 5, 4 और 8 हो गया। 5, 4 और कितना हो गया? 8 हो गया। व्यापार शुरू किया। 6 माह बाद, 6 माह के बाद उससे अलग हो गया, यानी ये कार्य में 6 माह व्यवसाय में 6 महीने तक बना था, तो 6 पंजे कितना हो जाएगा? 30। और आगे देखिए उससे अलग हो गया। यदि 8 माह के बाद कुल लाभ, यानी 8 माह के बाद, 6 महीने के बाद ये तो अलग हो गया, ये काम में था ही नहीं, लेकिन ये दोनों 8 महीने तक काम में बने थे। अगर 8 महीने तक काम में बने हैं तो 8 चौक कितना? 32, और ये 18 कितना हो जाएगा? 64। अब इसका अनुपात देख लीजिए भाई, लगाए गए धन और दिए गए समय के गुणनफल के अनुपात में क्या होगा? ये जो भी लाभ होगा वो बटेगा। अब इसका सही अनुपात निकाल लीजिए। अगर आप 2 से करेंगे तो ये 15, 2 से करेंगे 16, और 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा इसका अनुपात। अब टोटल लाभ अगर देखिए कितना आ गया? 4,032 रुपया हो, तो उसमें ब का हिस्सा क्या होगा? उसमें ब का हिस्सा क्या होगा? तो टोटल लाभ अगर हम लोग देखेंगे, अनुपाती योग लाभ का अनुपाती योग, क्योंकि इसी अनुपात में लाभ बटेगा, तो लाभ बटेगा तो इसका अनुपाती योग हो जाएगा 16, 32, ये 48 और 15, टोटल हो जाएगा कितना? 63। अनुपाती योग 63। इसमें ब का हिस्सा बताना है, ब का हिस्सा बताना है, तो यानी कि टोटल लाभ 4,032 और गुने 4,032 गुने यहाँ पे ब का लाभ कितना है? 64 नहीं 16 है, 16 है, और अनुपाती योग कितना हो जाएगा? 63। 63 से हम लोग भाग दे देंगे। 63 से अगर हम लोग भाग देंगे, सबसे पहले 9 से भाग देंगे। 9 सत्ते 63, और 9 से 9 चौक 36, 4 बचेगा, 9 चौक 36, 9 अट्ठे 72, ठीक है। 7 से काट देंगे, 7 छक 42, 7 छक 42, 7 चौक 28, कैंसिल हो जाएगा। आपका उत्तर हो जाएगा 64 और गुने कितना? 16 हो जाएगा। 64 गुने 16, आपका उत्तर फाइनली रूप से इसमें आएगा 1024। आपका उत्तर आएगा, इसका गुना करेंगे तो 1024 आ जाएगा, ठीक है ना, यानी ब का हिस्सा 1024 आ जाएगा। चलिए आते हैं एक अगले प्रश्न की तरफ। तो ऐसे प्रश्न, इसको आपको अच्छे से समझ लेना चाहिए, 1 से 2 बार 3 बार, ठीक है, लेकिन ये आपको जरूर आना चाहिए, ठीक है। आइए चलते हैं एक अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, 10 पंप सेट 15 घंटों में एक कुएं को खाली कर सकता है। 10 पंप सेट है, 15 घंटे में एक कुएं को खाली कर सकता है। पंप शुरू करने के 3 घंटे बाद 5 और पंप आ जाते हैं, तो बचे हुए पानी को निकालने में उन्हें कितना समय लगेगा? यानी 10 पंप अगर लगा दिए जाएं तो 15 घंटे में एक कुएं को खाली कर देंगे। कितने पंप? 10। अगर पंप 10 है और ये 10 अगर चालू कर दिए तो 15 घंटे में खाली हो जाएगा। तो कुएं की क्षमता कितनी है? 150। 150 कुएं की क्षमता हो जाएगी। पंप शुरू करने के 3 घंटे बाद, यानी कुएं की क्षमता 150 तो हो गई, ठीक है, लेकिन ये 10 पंप चालू कर दिए गए और 3 घंटे बाद क्या हुआ? 3 घंटे तक चले, तो 3 घंटे में 10 पंप कितना काम किए? 30, ठीक है, 30 काम किए। इसके बाद फिर 5 पंप और आ गए,
तो पहले 10 थे और 5 और आ गए, अब कितने हो गए? 15 हो गए। तो अब अगर 15 हो गए तो कितना भरने को बचा है भाई? 150 क्षमता है और ये 10 3 घंटे में 30 भर दिए, तो 30 अगर भर दिए तो बचा कितना है? 120। 120 भरा जाना है, बचा हुआ है, यानी कि तो बचे हुए पानी को, यानी कि भरना नहीं है बल्कि निकालना है, तो इतना पानी अभी निकालने को बचे हुए हैं। ठीक है, तो अगर ये 15 पंप हो तो कितना समय लेंगे, यानी कि कितने घंटे लेंगे, ये आपसे पूछा है। तो यच का जो वैल्यू हो जाएगा 120/15 यानी कि 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8। बी ऑप्शन आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन। आइए चलते हैं एक अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, रमेश एक वस्तु 434 में बेचकर 24% का लाभ कमाता है। रमेश ने वह वस्तु किस कीमत पर खरीदी? यानी अगर सीपी 100% है और प्रॉफिट इसमें 24% दिया है, तो जाहिर सी बात है आप कह सकते हैं कि भैया एसपी कितना होगा? तो 124%। 124% का वैल्यू कितना दिया है? 434। कितने का वैल्यू? 124। क्या पूछा है आपसे? तो रमेश ने वह वस्तु किस कीमत पर खरीदी? ठीक है, तो किस कीमत पर खरीदी, अर्थात सीपी आपसे पूछ रहा है 100%, यानी सीपी आपसे पूछ रहा है। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर दीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। यानी कि अगर हम इसे 4 से डिवाइड कर देंगे तो 31 आ जाएगा। 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 एकम 4 और 4 से तो डिवाइड 4 से इसको नहीं करना है, बल्कि 4 से इसको कर दिया जाए 25 को, यहाँ हो जाएगा 25। ठीक है, 4 से डिवाइड के अगर हम लोग 31 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 31 से कम 31, इसमें बचेगा 12, तो 31 चौके 124 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो 14 गुने 25, 14 गुने 25 चौका 100 और 25 से कम 25 10 35, यानी आपका उत्तर हो जाएगा 350। आपका उत्तर हो जाएगा 350, जो कि सही होगा। ठीक है, यानी सीपी 350 हो जाएगा। आइए चलते हैं एक अगले प्रश्न की तरफ हम लोग। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 1400 का 2 साल का ब्याज होगा। यानी 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 1400 का 2 वर्ष का क्या बताना है? चक्रवृद्धि ब्याज। तो 2 वर्ष का अगर चक्रवृद्धि ब्याज 10% की दर से बताना है, पहले वर्ष का 10%, दूसरे वर्ष का भी 10%, तो यहाँ पे हम 2 वर्ष के लिए x + y का यूज कर सकते हैं, हमने आपको बताया है। ठीक है, 10 + 10 और प्लस 10 गुने 10। तो 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज जो मिलेगा, 2 वर्ष में जो चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा वो परसेंटेज में आपके 21% मिलेगा। 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज आपको 21% मिलेगा। तो 1400 का 21% कितना आएगा? ठीक है, 14 तो सॉल्व कर देंगे। 21 चौक 84 और 21 चौक 84, 21 से कम 21 और 21 और 8 कितना हो जाए? 294। आपका उत्तर 294 हो जाएगा ब्याज के रूप में, यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज के लिए आप इस तरह का यूज कर सकते हैं। तो परसेंटेज में जो ब्याज मिलेगा यानी सीआई जो मिलेगा वो 21% होगा। तो 1400 का 21% 294। आइए हम लोग चलते हैं एक अगले प्रश्न की तरफ, और इसके लिए क्या कह रहा है? यदि मूलधन और उस 1 वर्ष के ब्याज के मिश्रधन का अनुपात, यदि मूलधन और उस 1 वर्ष के ब्याज के बाद के मिश्रधन का अनुपात 10:12 है। क्या है? 10:12 है। यदि मूलधन और उस 1 वर्ष के ब्याज के 1 वर्ष के ब्याज के बाद मिश्रधन का अनुपात, तो यानी 1 वर्ष का मूलधन 10 है, मिश्रधन 1 वर्ष बाद कितना हो गया? 12 है। तो ब्याज 1 वर्ष में कितना हो गया? 2 हो गया। ब्याज अगर 2 हो गया तो वार्षिक ब्याज की दर क्या है? तो 1 वर्ष का ब्याज 2, मूलधन 10 और गुने 10%, यानी यही आपका दर परसेंट होगा। ठीक है, क्योंकि दर बराबर होता है
1 वर्ष का ब्याज बटे मूलधन गुने 100। 0 0 कैंसिल, आपका उत्तर कितना हो जाएगा 20%, जो कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन। ठीक है, आइए चलते हैं एक अगले प्रश्न की तरफ। दो गोले के सतह के क्षेत्रफल का अनुपात 1 क्या हो जाएगा 4 है, तो उनके आयतनों में अनुपात ज्ञात कीजिए। दो गोले हैं, अगर हम क्षेत्रफल की बात करें, उनके सतह के क्षेत्रफल का अनुपात की बात करें, तो उसमें जिस तरह से अगर हम दो गोले के सतह के क्षेत्रफलों का अनुपात, सतह के क्षेत्रफलों का अनुपात पाई आर 4 पाई आर स्क्वायर R1 स्क्वायर और अपान 4 पाई R2 स्क्वायर, और यहाँ पे अनुपात 1 और कितने का है 4, ये कैंसिल हो जाएगा। अगर ये कैंसिल हो जाएगा तो R1 अपान R2 जो होगा, R1 अपान R2 का वैल्यू 1/2 होगा। यानी R1 अगर 1 है तो R2 कितना होगा 2 होगा, तो उनके आयतन का अनुपात क्या होगा, ये आपसे पूछा है। आयतन अगर हम दोनों का निकालेंगे, यहाँ त्रिज्याओं का अनुपात 1/2 हो जाएगा। अगर हम लोग आयतन का अनुपात निकालें तो पहले का आयतन अगर कहें तो 4/3 पाई R1 क्यूब अनुपाते 4/3 पाई R2 क्यूब, तो यहाँ पे 4/3 और 4/3 पाई कैंसिल हो जाए, तो यहाँ पे R1 क्यूब और R2 क्यूब, R1 का वैल्यू कितना है 1 का क्यूब, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 का क्यूब, इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1/8 हो जाएगा, जो कि 1/8, डी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये है दिया गया है डाटा है, यहाँ से हम त्रिज्याओं का अनुपात निकाल लेंगे R1 और R2 का 1/2, तो यहाँ पे हो जाएगा उनके आयतन का अनुपात 1/8। ठीक है, आइए हम लोग चलते हैं एक अगले प्रश्न की तरफ। आइए देखिए ये क्या दिया है, दो उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में एक को कुल 55% वैध वोट मिले। ठीक है, 55% वैध वोट मिले, 20% वोट अमान्य थे। अमान्य का मतलब अवैध थे, अमान्य का मतलब अवैध थे, अवैध थे। यदि कुल वोटों की संख्या 7500, तो कुल वोट कितने थे 7500, 7500 में 20% वोट अमान्य थे। 20% मतलब ये हो जाएगा 1/5 वोट, यानी 5 में 1 वोट अमान्य थे, अर्थात मान्य वोट कितने हो गए 4/5, तो यानी मान्य वोट हो गए 4/5। ठीक है, 4/5 वोट अमान्य थे यानी मान्य थे। ठीक है, और कह रहा है कि एक उम्मीदवार को जितने वैध मत थे यानी मान्य मत थे उसका 55% मत मिला, तो अगर 55% मत मिला तो दूसरे उम्मीदवार को कितना मिला, तो जितना मान्य यानी वैध मत था उसका 55% अगर एक को मिला तो दूसरे को मिलेगा कितना 45%, 45%। ठीक है, जो भी वैल्यू होता है, जैसे वैध मत जो भी निकल के आया होगा वो अपने आप में 100%, और उसका 55% एक को मिला तो दूसरे को कितना मिलेगा, तो 100 में से 55 जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 45। आइए देखिए इस प्रश्न को करते हैं, तो 0 0 कैंसिल है ना, और 5 से इसे डिवाइड करेंगे 15, 15 चौके 60 और 60 गुणे 45, 45 छक्का 200, 45 छक्का 270 हो जाएगा, 45 छक्का ये हो जाएगा। ठीक है, 270 और एक और है तो 2700 आपका, जो कि ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप कह सकते हैं, समझ गए। आइए चलते हैं एक अगले प्रश्न की तरफ। एक घड़ी का अंकित मूल्य 400 है, यदि अंकित मूल्य पर 25% की कटौती देने के बाद 20 रुपए की हानि। ध्यान दीजिएगा, एक घड़ी का अंकित मूल्य 400 है, अंकित मूल्य पर 25% की कटौती दिया गया यानी छूट दिया गया, तो विक्रय मूल्य कितना रहा, आइए देखिए विक्रय मूल्य, आइए देखिए विक्रय मूल्य कितना रहा यानी एसपी, यानी 400 रुपया अगर है तो 400 रुपया है तो अंकित मूल्य 25% कटौती दिया गया, तो यानी 75% पे वस्तु बिक गया। 75% पे कितने में बिका, तो 75 चौके यानी कितने में बिका 300 में बिका, वस्तु 300 में बिक रहा है।
अगर हम आपसे कहें कि हम अपनी वस्तु को 300 में बेच रहे हैं तो मेरा 20 का हानि हो रहा है, क्योंकि कटौती देने के बाद ये कह रहा है कि 20 रुपए की हानि हो रही है। अगर 20 रुपए की हानि हो रही है अर्थात जो क्रय मूल्य था वो विक्रय मूल्य से 20 रुपया अधिक था, यानी विक्रय मूल्य कितना हो गया 120, क्रय मूल्य कितना हो गया 120, और हानि कितने की हुई 20 की, तो 20/320 और गुने कितना हो जाएगा, ठीक है, 0 0 कैंसिल, 2 से 16 हो जाएगा, 2 से 16 और 2 से हो जाएगा ये 4 से 4 चौका 16 और 4 से इसे करेंगे तो 4 से हो जाएगा 25, यानी 25/4, यानी 4 छक 24 सही, यानी 6 सही 1/4%। तो 6 सही 1/4% की हानि होगी, यही आपसे पूछा गया है, यानी बी ऑप्शन, ठीक है। तो इस प्रश्न में ऐसा कुछ है नहीं, है ना, जिसे आप लगा नहीं सकते हैं, बहुत इजी प्रश्न है, ठीक है। आइए चलते हैं एक अगले प्रश्न की तरफ। इसे देखिए क्या कह रहा है, 100 लीटर मिश्रण में पानी की मात्रा 10% थी, शेष दूध है, यानी 100 लीटर मिश्रण है, मिश्रण कितना है 100 लीटर, 100 लीटर में पानी की प्रतिशतता कितनी है 10%, तो 10% है, तो यानी ये कितना होगा 90%, तो 100 का 10% 10 लीटर, ये 10 लीटर और ये कितना होगा 90 लीटर, ठीक है, 90 लीटर हो गया। इसके बाद शेष दूध है, इसमें यानी ये अगर वाटर है तो ये मिल्क है, ठीक है, इसमें कितना और पानी डालें ताकि प्राप्त मिश्रण में दूध की मात्रा 50% हो जाए, दूध की मात्रा कितनी हो जाए 50%, इसमें कितना और पानी डाल दिया जाए, मान लेते हैं के लीटर। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, 10% 90% परसेंटेज वैल्यू हो गई, ये दोनों मिला के 100 होना चाहिए। तो बाद में जब के लीटर पानी मिलाया गया, तो के लीटर पानी जब भी मिलाया गया तो मिलाने के बाद जो प्रतिशतता हुई वो दूध कितना हो गया 50%। अगर दूध 50% हो गया तो भाई दोनों मिला करके 100% होना चाहिए, पानी और दूध दोनों मिला करके, चाहे मिश्रण बढ़े या घटे, परसेंटेज में कोई बदलाव नहीं, यानी दोनों मिला करके 100% होगा, बदलाव के बाद या बदलाव के पहले हमेशा 100% माना जाता है। तो अगर ये 50% होगा तो ये भी तो 50% होगा, तभी तो 100% दोनों मिलाकर होगा। और इसमें दूध मिलाने की बात हो ही नहीं रही है, इसमें पानी करा कितना और पानी डालें, तो यानी अब देखिए यहाँ पे पानी डालने के मिलाने की बात हो रही है, पर दूध न डालने की बात हो रही है, न मिलाने की बात हो रही है, यानी न निकालने की बात हो रही है, न मिलाने की बात हो रही है, अर्थात दूध पहले जितना था तो दूध अब भी उतना होगा, दूध अब भी उतना होगा। इससे ये पता चलता है कि अगर 50% के बराबर 90 है तो इसका भी कितना होगा 90 लीटर होगा, इसका भी 90 लीटर होगा। तो 90 लीटर अगर ये अब हो गया तो पहले कितना था 10 लीटर, अब कितना हो गया 90, कितना मिलाया गया 80, कितना मिलाया गया 80 मिलाया गया, ठीक है। इस प्रश्न में बहुत कुछ नहीं करना था, बहुत आसान सा प्रश्न है, इसको 1 से 2 बार 4 बार इस तरह के एक क्वेश्चन अभी देखिए इसके पहले भी आया था, तो जरूर आप देखिएगा 2-3 प्रश्न इस तरह के इसी सेट में हो गए, तो इसको जरूर आपको देखना है। तो कितना मिलाया गया 80 लीटर इसका सही आंसर हो जाएगा, 80 लीटर इसका सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग एक अगले प्रश्न की तरफ। अगला देखिए क्या दिया है, एक समचतुर्भुज की एक भुजा 26 सेंटीमीटर है, एक समचतुर्भुज है, आइए देखिए एक समचतुर्भुज है, इसकी एक भुजा जो है वो 26 है, ठीक है, और इसके विकर्ण की लंबाई, इसका एक विकर्ण है उसकी लंबाई कितनी है, उसकी लंबाई है 48। तो अगर एक विकर्ण 48 है तो विकर्ण जिस पॉइंट पे एक दूसरे को विभाजित करते हैं वहां दो बराबर भागों में बट जाते हैं, अर्थात अगर ये पूरा 48 है तो ऊपर वाला भी 24 होगा, नीचे वाला भी 24 होगा, ठीक है, और ये हो जाएगा यक्स। अच्छा, जहां पे ये दोनों विकर्ण एक दूसरे को काट रहे हैं यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनेगा, और 90 डिग्री का अगर कोण बनेगा तो ये हो जाएगा समकोण। तो अगर ये समकोण हो गया, अगर ये समकोण होगा तो पाइथागोरस प्रमेय से
हम कह सकते हैं ये आधार है, ये लंब है और ये कर्ण है। यहाँ पे आधार का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे, 26 का स्क्वायर। यहाँ पे अगर हम x स्क्वायर करें तो यहाँ हो जाएगा 24 का स्क्वायर 576, 26 का स्क्वायर 676। 676 में से 576 हटा देंगे तो x स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा कितना, 100। 100 अर्थात आप कह सकते हैं 10 का स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, x का जो वैल्यू आ गया वो कितना आ गया, 10 आ गया। x का वैल्यू 10 आ गया। अगर ये 10 होगा, जिस तरह से ये 24 है तो ये 24 है, उस तरह से ये 10 होगा तो ये भी 10 होगा। अगर हम कह दें अब कि विकर्ण, पहले विकर्ण की लंबाई कितनी थी तो 48, तो दूसरे विकर्ण की लंबाई कितनी होगी अर्थात d2, यानी 10 गुने 2 अर्थात कितना होगा, 20 होगा। अब आपसे क्या पूछा है, क्षेत्रफल 1/2, क्योंकि क्षेत्रफल के लिए होता है 1/2 गुने d1 गुने क्या होता है d2, यानी विकर्ण की लंबाई, दोनों विकर्ण का गुणनफल हो जाएगा 1/2। और यहाँ है पहले की लंबाई 48 और दूसरे की लंबाई कितनी हो जाएगी, 20। अगर सॉल्व कर देंगे, 2 से कैंसिल करेंगे 10, यानी कितना हो जाएगा 480। ठीक है, यानी इसकी लंबाई हो जाएगी 400, यानी आपसे पूछा है इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 480 सेंटीमीटर। ठीक है, आपसे पूछा था कि इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, तो हमें पाइथागोरस प्रमेय का इसमें यूज करना था दूसरे विकर्ण को निकालने के लिए, क्योंकि दूसरा विकर्ण इसलिए निकालना जरूरी है क्योंकि क्षेत्रफल के लिए दोनों विकर्ण का माप हमें पता होना चाहिए। इस तरह से हम इसका उत्तर दे सकते हैं 480 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये प्रश्न फिक्स होता है, ऐसा प्रश्न बार बार आता है एग्जाम में। आइए चलते हैं एक अगले प्रश्न की तरफ। एक आदमी स्थिर पानी में 14 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल सकता है। ठीक है, यदि धारा की गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा है तो यह समान दूरी तय करने में अनुकूल बहाव की अपेक्षा प्रतिकूल बहाव में 7.5 घंटे अधिक लेता है। तो दूरी ज्ञात करें। एक आदमी स्थिर पानी में, यानी एक आदमी है स्थिर पानी में। ठीक है, अगर आदमी है तो आदमी को हम नाव मान लेते हैं, नाव की चाल जिसे हम बी से प्रदर्शित करेंगे। आदमी की चाल बी मान लेते हैं, इसकी चाल स्थिर पानी में यानी शांत जल में 14 किलोमीटर प्रति घंटा है, गति से चल सकता है। यदि धारा की गति, यानी कि धारा को हम आर से प्रदर्शित करते हैं, इसकी गति कितनी है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो यह समान दूरी तय करने में अनुकूल, यहां ध्यान दीजिए, अनुकूल बहाव की अपेक्षा प्रतिकूल बहाव में 7.5 घंटे अधिक लेता है। अगर हम आपसे कहें एक बार धारा के साथ अगर चलेगा तो b प्लस आर, और धारा के अपोजिट चलेगा, धारा के अगर अपोजिट चलेगा तो b माइनस। ठीक है, अगर धारा के साथ चलेगा, अनुकूल चलेगा तो 14 6 20, तब चाल कितनी होगी, तब चाल हो जाएगी 20। और धारा के विपरीत यानी प्रतिकूल चलेगा तो b माइनस आर, यानी 14 में से 6 गया तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये किलोमीटर पर घंटा हो गया, ये भी किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये हो गया। अब ध्यान दीजिए, लेकिन दूरी समान है, कैसे पता। एक आदमी स्थिर पानी में 14 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल सकता है। यदि धारा की गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा है तो समान दूरी तय करने में, यानी दूरी दोनों चालों से तय की गई दूरी क्या है, समान है। अगर दोनों चालों से तय की गई दूरी समान होगी तो यहाँ पे चाल का अपोजिट जो होगा वो समय का अपोजिट होगा, यानी समय की बात यहाँ पे 8 और यहाँ पे कितना होगा, 20 होगा, यानी 4 से 4 दूना 8 और 4 पंजे 20। समय में कितने का डिफरेंस अगर देखा जाए, समय में अंतर है 3 ज्यादा लेगा, और वास्तव में कितने घंटे ज्यादा लेगा आपसे यही पूछ रहा है, 7.5 घंटे। 7.5 घंटे 1 के बराबर कितना हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा 2.5 घंटे। ठीक है, 2.5 घंटे। तो दूरी ज्ञात करें, तो अगर दूरी ज्ञात करना है तो इसका पहले समय कितना लेता है, 2, तो 2 के बराबर कितना हो जाएगा, 2 के बराबर 2.5 अगर गुणा करेंगे तो 2.5 यानी कि कितना हो जाएगा, 5 घंटे, 5 घंटा हो जाएगा। अब आपसे पूछा है दूरी बताइए। अगर ये 20 किलोमीटर प्रति घंटे के, यानी अगर धारा के अनुकूल चलता है
तो इसकी चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा होती है और समय लगता है कितना, 5 घंटा। तो दूरी हो जाएगा 20 गुने 5 अर्थात 100 किलोमीटर। 100 किलोमीटर की दूरी, जो कि सी ऑप्शन हो जाए, जो कि सी ऑप्शन। ठीक है, तो जो भी आपको बातें बताई जाए इसका विशेष करके ध्यान रखिएगा। इस प्रश्न है ना, इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। आइए हम लोग चलते हैं एक, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, तो इस तरह से इसको बार बार आप जरूर देखिएगा। आइए एक और प्रश्न आपके सामने है। 1200 व्यक्तियों का एक समूह जिसमें कैप्टन और सैनिक मौजूद हैं, ठीक है, किसी ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं। ठीक है, 1200 व्यक्तियों का एक समूह है, 1200 व्यक्ति हैं। ठीक है, 1200 व्यक्ति हैं और 1200 व्यक्तियों का एक समूह है जिसमें कैप्टन और सैनिक मौजूद हैं। किसी ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं। इस समूह के प्रत्येक 15 सैनिक के साथ एक कैप्टन शामिल है। प्रत्येक 15 सैनिक के साथ एक कैप्टन शामिल है। तो बताएं कि इस समूह में कुल कितने कैप्टन मौजूद हैं। बहुत अच्छा सा प्रश्न है। देखिएगा, टोटल 15 सैनिकों के साथ, यानी हर 15 सैनिक पर एक्स कैप्टन है। हर 15 सैनिक पर एक कैप्टन है। एक सेकेंड, चलिए ऐसा मान लीजिए, माना कैप्टन की संख्या हम यक्स मान लेते हैं। कैप्टनों की संख्या कितनी मान ली जाए, यक्स मान लीजिए। ठीक है, तो अगर कैप्टन की संख्या यक्स मान लेंगे और एक कैप्टन पर 15 सैनिक अगर हैं, तो यक्स कैप्टन पर कितने सैनिक होंगे, तो आप कहेंगे 15। यानी सैनिक कितने हो गए, सैनिक हो गए 15, सैनिक 15 यक्स। और ये कैप्टनों की संख्या, कैप्टन कितने हो गए, यक्स। और एक कैप्टन पर 15 सैनिक, तो यक्स कैप्टन पे कितने सैनिक, 15 यक्स। ठीक है, अब आपको ये दिया गया है कि टोटल 1200 व्यक्तियों का एक समूह जिसमें कैप्टन और सैनिक दोनों मौजूद हैं। ठीक है, तो यहां पे सैनिकों की संख्या 15 यक्स और कैप्टन की संख्या यक्स, टोटल व्यक्तियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1200। यानी टोटल 16 यक्स बराबर हो जाएगा 1200। यक्स का वैल्यू निकालेंगे तो 16 छक्का 96, 16 सत्ते 112, 16 पचे 80, यानी यक्स का वैल्यू कितना आ गया, 75। और आपसे यही पूछा है कि कैप्टन की संख्या, यानी कि समूह में कुल कितने कैप्टन मौजूद हैं, तो आपका उत्तर सी ऑप्शन हो जाए। ठीक है, आपका उत्तर सी ऑप्शन हो जाएगा। इसके लिए कौन सा शॉर्टकट ट्रिक बताया जाए, जो कि यही सफिशियंट है। ठीक है, आइए चलते हैं एक अगले प्रश्न पे, और वो प्रश्न आपसे क्या कहना है ना। और ये दिया है 5 पुरुष और 8 महिलाएं किसी काम को 34 दिन में पूरा कर सकती हैं, जबकि 4 पुरुष और 18 महिलाओं को उसी काम को पूरा करने में 28 दिन का समय लगता है। चलिए देखिएगा, ये जो प्रश्न है आपके सामने, ये कह रहा है कि 5 पुरुष हों और यहाँ पे 8 अगर महिला हो, अगर ये मिलकर के काम करते हैं तो काम 34 दिन में पूरा होता है, 34 दिन में, और यही काम पूरा कर सकते हैं। जबकि 4 पुरुष और 8 महिलाओं को उसी काम को पूरा करने में कितने, 4 पुरुष और 18 महिलाओं को उसी काम को पूरा करने में 28 दिनों का समय लगता है। यानी 28 का मल्टीप्लाई कर दें, 28 दिन का समय लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग इस इक्वेशन से, यानी जो इंफॉर्मेशन इतना दिया है, इससे हम लोग पुरुष और महिला की क्षमता निकाल लेंगे। तो 2 से काटेंगे तो 17 हो जाएगा और 2 से काटेंगे तो 14 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एम है और यहाँ पे भी 4m है, यहाँ 5m, यहाँ 4m। यहाँ इस 5m में 17 से गुणा, 17 पचे 85, यानी 17 पचे 85m। और यहाँ देखिए m कितना होगा, 14 चौक के 56, तो इसमें से 56 m घटा देंगे, समझ गए। और इसी तरह से अगर हम लोग 17 वट्ठे, यहाँ पे देखिएगा 17 वट्ठे 136, 136 f यानी फीमेल,
136 फीमेल हो गई। और यहाँ पे देखिएगा 18 चौक 72, यानी 14 का गुना अगर 18 में हम लोग करेंगे, ठीक है, क्योंकि फीमेल का गुणा इसमें करना है। 18 चौक 72, 18 चौक 72 और 18 और 7 यानी 200 हो जाएगा आपका, 252 एफ हो जाएगा। अब इसमें से इसको घटा देंगे, ठीक है, इसमें से अगर इसको हम लोग घटा देंगे तो यहाँ देखेंगे 25 और यहाँ हो जाएगा 29, यहाँ हो जाएगा 29, और इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो 116 एफ आएगा। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि 29 से कम 29 और 29 चौके, है ना, 116, तो यहाँ हो जाएगा 1 एम के बराबर, 1 एम के बराबर 4, यानी एक पुरुष के बराबर 4 महिला हो जाएगी, एक पुरुष के बराबर 4 महिला। इसी तरह से चाहे हम पहले को लेकर के या हम दूसरे को लेकर के इस प्रश्न को हम सॉल्व कर सकते। आगे आपसे पूछा है तो बताइए 3 पुरुष और 5 महिलाओं को इस काम को कितने दिन लगेंगे पूरा करने में, यानी 3 पुरुष और 5 महिला हो तो ये काम कितने दिन में खत्म होगा, ठीक है। तो यहाँ पे समझिएगा, तो यहाँ पे पुरुष की संख्या अगर देखा जाए तो इसमें 18 है, एक पुरुष के बराबर 4 महिला, एक पुरुष के बराबर 4 महिला हो जाएंगी, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो 5 पुरुष और कितने महिला हैं, 8 महिला हैं, 5 पुरुष 8 महिला इस काम को कितने दिन में, 34 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। अब जो प्रश्न आपका है जो पूछ रहा है वो 3 पुरुष और 5 महिला, 3 पुरुष और 5 महिला है, ये काम को कितने दिन में करेंगे ये आपसे पूछ रहा है, यानी D2 कितने दिन में करेंगे, ठीक है। अब आपको एक बात यहाँ पे पता है कि एक पुरुष के बराबर 4 महिला, तो एक पुरुष के बराबर अगर 4 महिला है तो यहाँ 5 पुरुष हैं, इन पुरुषों को अगर हम महिला में कन्वर्ट कर दें तो 4 पंजे 20 महिला हो जाएंगी, 20 महिला ये हो जाएंगी और 8 ये हो जाएंगी, 8 महिला ये, और ये सब मिल करके काम को कितने दिन में, 34 दिन में समाप्त करेंगे। इसी तरह से यहाँ पे 3 पुरुष हैं और एक पुरुष के बराबर 4 महिला हैं, तो 3 पुरुष के बराबर 12 महिला हो जाएंगे, 12 महिला, ठीक है। और पहले से 5 यहाँ पे भी है, 5 महिला पहले से हैं, और ये काम को कितने दिन में, यानी D2 दिन। आइए इसको सॉल्व करते हैं। 20 और 8 28, अब आप कह सकते हैं कि 28 गुने यहाँ पे कितना दिया हुआ है 34, तो ये कितना हो जाएगा 12 और 5 17 गुने D2 हो जाएगा, समझ गए। तो 17 दुना 34, यानी D2 का जो वैल्यू आएगा, D2 का वैल्यू जो आएगा 28 दुना कितना आ जाएगा 56 दिन। आपका उत्तर जो होगा वो 56 होगा, जो कि आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। ये प्रश्न आप 1 से 2 बार वीडियो जरूर इसको देखिएगा, वो बहुत बेहतर समझ में आएगा। यानी अगर पुरुष को अगर हम महिला में या महिला को पुरुष में, जिसमें जो आसानी से कन्वर्ट हो जाए ना, वो भिन्न में बने नहीं, और उससे हम उस तरह से बदल लेते हैं, ठीक है। आइए चलते हैं एक अगले प्रश्न की तरफ, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, इसका उत्तर फाइनली रूप से कितना आ गया 56 हो जाएगा। आइए हम लोग चलते हैं एक अगले प्रश्न की तरफ। सुनीता और विनीता की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। 4 कितना है 5 है, 4:5 है। सुनीता और विनीता के आयु का अनुपात 4:5 है। 6 वर्ष बाद, यानी 6 वर्ष बाद, अगर 6 वर्ष बाद देखा जाए, 6 वर्ष बाद यानी 6 वर्ष बाद इनकी आय का अनुपात 14 और कितना हो जाता है 17 हो जाता है, 17 हो जाता है। प्रत्येक में 6 वर्ष बाद, इस समय 4:5 के अनुपात में है, लेकिन 6 वर्ष बाद प्रत्येक में 6 वर्ष जोड़ा जाएगा तो नया अनुपात इनका 14:17 हो जाएगा। यहां हम देख पा रहे हैं कि अगर प्रत्येक में समान संख्या यानी 6 जोड़ा गया, लेकिन यहाँ पे 4 में अगर हम लोग कितना जोड़ दें 14 आ जाएगा, तो आप कहेंगे 4 में और 14 में 10 का डिफरेंस है, यानी अनुपाती डिफरेंस 10 है, और इसमें अनुपाती डिफरेंस कितना है 5 और 17 का है, तो अनुपाती डिफरेंस इसमें 12 का है। यानी दोनों का अनुपाती, जिस तरह से 6 का डिफरेंस है उस तरह से अनुपाती डिफरेंस बराबर नहीं है। इसको बराबर करने के लिए
इन दोनों का अंतर जितना 17 और 14 का अंतर 3 आएगा, तो ऊपर हम 3 का मल्टीप्लाई करते हैं और इसमें भी 3 का मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। और 4 और 5 का डिफरेंस 1 का है, 1 का करेंगे तो ही आएगा। अब फाइनली रूप से अब देखा जाए तो ये 4 तिया कितना हो जाएगा 12, ठीक है, और 5 तिया कितना हो जाएगा 15। 6 जोड़ा गया तो 6 जोड़ने के बाद अब कितना हो गया, ये 14 हो गया, और ये 6 जोड़ा गया, 6 वर्ष अगर जोड़ा गया तो ये कितना हो गया 17। अब देखिए 12 से ये 14, अनुपाती डिफरेंस कितना आ गया 2, 2 के बराबर कितना हो जाएगा 6, 1 के बराबर कितना हो जाएगा, 1 के बराबर 3 हो जाएगा। तो यानी कि 6 वर्ष के बाद समझिएगा, तो अब या तो पहले वाला निकाल लीजिए या तो बाद वाला निकालिए। अब आपसे कह रहा है तो 12 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, 12 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग ये निकालते हैं कि 1 अनुपात का वैल्यू 3 आ गया, तो पहले कितने वर्ष के थे 12 के, तो 12 तिया 36 यानी 36 वर्ष, और ये 15 तिया 45, और 12 वर्ष बाद अगर आपसे पूछ रहा है तो 12 अगर जोड़ देंगे तो 48 हो जाएगा, और इसमें 12 वर्ष जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 57 हो जाएगा। अगर हम लोग 3 से काट दें तो 16, और ये हो जाएगा कितना 19। तो यानी 3 से दोनों को हमने कट कर दिया है, तो ये 16 ये 19, 16 अनुपात 19 हो जाएगा, जो कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका आंसर जो होगा वो डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से इस प्रश्न को आप बता सकते हैं, इसका उत्तर 16 अनुपात 9 19 हो जाएगा। आइए हम लोग चलते हैं एक अगले प्रश्न पे, और ये प्रश्न आपके सामने देखिए क्या कह रहा है, समझिएगा। ये प्रश्न है आपके सामने, कह रहा है ए बी सी 45,000 35,000 25,000 के निवेश के साथ एक व्यवसाय शुरू करते हैं। सी को व्यवसाय के प्रबंधन के लिए कुल लाभ का 20% अतिरिक्त मिलेगा, और शेष लाभ को उनके निवेश के अनुपात में विभाजित किया जाएगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले जो धन इन्होंने निवेश किया अर्थात 45,000, जो धन इन लोगों ने निवेश किया अर्थात 45,000, 25,000 और ये निवेश किए कितना 45,000 और ये निवेश किया कितना 35,000, ये 35,000 निवेश किया, और इसने निवेश किया कितना 25,000 निवेश किया। इनका अनुपात अगर 3 0 कैंसिल करिए तो इनका जो अनुपात आएगा 5 से तो 9, इनका 5 से 7, 5 से कितना आ जाएगा 5, ठीक है। इन्होंने निवेश किया। अब इसमें ये कह रहा है कि ये लोग इतना निवेश किए और एक व्यवसाय शुरू करते हैं, निवेश करने के बाद व्यवसाय शुरू करते हैं। सी को व्यवसाय के प्रबंधन के लिए, यानी सी क्या करता है पूरा व्यवसाय वही देखता है, ये लोग केवल निवेश करते हैं और सी केवल व्यवसाय क्या करता है देखता है। व्यवसाय के देख रेख की वजह से यहाँ पे लिखा भी है कि सी को व्यवसाय के प्रबंधन के लिए कुल लाभ का 20% अतिरिक्त मिलेगा, यानी जितना लाभ होगा उसका 20% पहले सी को अलग से दे दिया जाएगा कि भैया आप प्रबंधन देख रहे थे, यानी कि देख रेख कर रहे थे उसका। तो आइए यहाँ पे ये समझ लीजिए कि इसमें 9 7 और 5 है, तो इससे हम अगर हम ऐसे कहें इसे 90 ले लेते हैं, इसे 70 मान लेते हैं, इसे कितना मान लेते हैं 50 मान लेते हैं, समझ गए। इसे 90 मान लेते हैं, इसे 70 मान लेते हैं, इसे कितना मान लेते हैं 50 मान लेते हैं। थोड़ा सा कैलकुलेशन प्रश्न के हिसाब से कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान हो जाएगा, इसीलिए माना जा रहा है। अब देखिए क्या है कि सबसे पहले जो भी लाभ आएगा इसी अनुपात में बटेगा, लेकिन जितना लाभ आएगा, अब ऐसा मान लीजिए जितना लाभ आएगा, जितना भी लाभ आया वो मान लीजिए इसको 90, इसको 70, इसको 50, टोटल लाभ कितना हो जाएगा ऐसा मान के चलते हैं 210। कितना हो जाएगा 210, और 210 में से पहले सी को प्रबंधन के लिए 210 का 20% अर्थात 1/5 अर्थात 42 दे दिया जाएगा। तो अगर 42 दे दिया जाएगा तो कितना बचेगा, तो 210 और माइनस 42 अगर हट जाएगा तो 168 बचेगा। अब प्रश्न के शर्त के अकॉर्डिंग जो लाभ बचेगा, जितना लाभ हुआ अर्थात लाभ कितना हुआ 210 में से 1/5 अर्थात 20% दे दिया जाएगा अर्थात 42 दे दिया गया, तो 210 में से 42 दे दिया जाएगा तो कितना बचेगा 168 बचेगा। अब ये क्या होगा, ये लगाए गए धनराशि के अनुपात में विभाजित होगा। अगर ये लगाए गए धनराशि के अनुपात में विभाजित होगा
तो इसका अनुपात 9, इसका अनुपात 7, इसका अनुपात कितना आ जाएगा, इसका अनुपात है 5, इस अनुपात में विभाजित हो जाएगा। तो 9, 7 और 5, तो 9, 7 अगर देखिए 9, 7 कितना 16, 5 21, अनुपाती योग 21, 21 बराबर 168, तो 21 बराबर 168, तो 1 बराबर 1 का जो वैल्यू आएगा 168 और y अनुपाती 21, तो ये हो जाएगा कितना 8, तो इसका हो जाएगा कितना 72, इसका 72, इसका 72 और इसका अगर हम देखेंगे तो 1 के बराबर 8, 8 सत्ते 56, इसका 56 और इसका कितना हो जाएगा 8 पंजे 40, 40 हो गया। अगर देखा जाए तो इसमें ए को कितना लाभ मिलेगा 72, बी को कितना मिलेगा 56 और सी को कितना मिलेगा 40। लेकिन अगर हम यहीं पे बात करें कि सी को टोटल कितना लाभ मिला, ठीक है, अब थोड़े से समय के लिए हम ऊपर वाले को हटा देना चाहेंगे यहीं से, ठीक है, ऊपर वाले को हटा देंगे, ठीक है। अब यहां ध्यान दीजिए, अब हम क्या करेंगे, सी को लेकिन टोटल लाभ कितना मिला था, ए को लाभ मिलेगा 70, बी को लाभ मिलेगा 56, लेकिन सी को टोटल लाभ कितना मिलेगा, अगर टोटल लाभ यानी पहले से उसे 42 पहले मिला है, तो 42 पहले मिला है, तो अब इसका हो जाएगा कितना 82, इसका सी का टोटल लाभ यानी ए है, ये बी है और ये कितना है सी है, तो सी को अलग से पहले 42 दे दिया गया था, 42 दे दिया गया था, तो सी का टोटल लाभ कितना हो जाएगा 82। अब ये कह रहा है प्रश्न में, जरा यहां से ध्यान दीजिएगा, 20% अतिरिक्त मिलेगा, तो अतिरिक्त यानी बीसी को अतिरिक्त 42 रुपया दे दिया गया, यानी 42 दे दिया गया यूनिट में, और शेष लाभ को उनके निवेश किए गए अनुपात में विभाजित किया जाएगा। सी का लाभ ए, सी का जो लाभ है, सी का लाभ ए और बी के कुल लाभ से 69,000 कम है, ए और बी के कुल लाभ से 69,000 कम है, इसका लाभ सी का लाभ। तो ए और बी का कुल लाभ अगर देखा जाए तो इन दोनों को जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 6 और 7 5 12 126, 126 में से अगर आप सी का लाभ घटाएंगे, इसका अंतर यानी कि 82, इन दोनों का अंतर अगर देखेंगे, क्योंकि सी कम है इन दोनों के योग से, पर कितना कम है, तो कम की बात अगर देखेंगे तो कम कितना होगा, तो इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा 26 और 82, यानी कि 26, 6 और 7 5 12 126, 72। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 72 नहीं था, ये 70 नहीं था, ये 72 था, ये 72 हो जाएगा। अगर हम इसको काउंट करेंगे, ये ध्यान दीजिए, अगर इसको हम ऐड करेंगे तो 6 2 8 हो जाएगा और 7 5 12 128 हो जाएगा। इन दोनों का अगर हम लोग डिफरेंस निकालेंगे तो 46 आ जाएगा, और 46 के बराबर, देखिए 46 कम है, सी का लाभ ए और बी के कुल लाभ से 46 कम है, 46 अर्थात पैसे में कितना कम है 6900 कम है, 6900 कम है। तो यहाँ पे एक का वैल्यू निकाल लेंगे, एक का वैल्यू कितना आएगा 6900, 69,000 और बटे 46, सॉल्व करेंगे 23 से 2 बार और 23 से 3 बार, तो 3000 हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो 1500 आएगा, यानी कि एक यूनिट का वैल्यू 1500 हो गया। एक यूनिट का वैल्यू अगर 1500 हो गया तो आपसे पूछा है ए और बी के बीच लाभ का अंतर बताइए, तो ए और बी के बीच के लाभ का अंतर आपसे पूछा है, तो ए का लाभ 72 है और बी का लाभ 56 है, दोनों का अंतर अगर निकालेंगे, दोनों का अंतर अगर हम लोग निकालेंगे तो 56 और 72 का अंतर 16 आएगा, तो 16 गुने 15, 16 गुने 15 यानी 0 0 16 5 80 और 16 एकम 16 और 8 24, यानी आपका उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 24,000, आपका उत्तर 24,000। ठीक है, कुछ प्रश्नों को आप 1 से 2 बार 3 बार जरूर देखिए, जब तक कि वो प्रश्न आपको एकदम न आ जाए। ठीक है, ये प्रश्न आपको देखना चाहिए। ठीक है, 1 से 2 बार, 2 से 3 बार, यानी जब तक उस प्रश्न को आप खुद ना बनाने लगिए तब तक वो वीडियो आप जरूर देखते रहिए। ठीक है ना, जिससे ऐसे प्रश्नों को आप हमेशा बनाते रहें। ठीक है, आइए हम लोग चलते हैं एक अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 2:7 और 4:5 के अनुपात में एक एसिड और पानी युक्त एसिड और पानी के 2 घोल क्रमशः 2:5 के अनुपात में मिलाए जाते हैं। ठीक है, 2 प्रकार के मिश्रण है, 2 प्रकार के, देखिए ध्यान दीजिएगा, मिश्रण है
एक मिश्रण में एसिड और पानी का अनुपात 2:7 है, जबकि दूसरे में 4:5 कितना है, 5 है। समझ गए। और क्या होता है, दोनों घोल से इसकी मात्रा अगर 2 ली जाती है तो इसकी मात्रा कितनी ली जाती है, 3 ली जाती है, 5 ली जाती है। समझ गए। तो अगर इसकी मात्रा 2 ले जाएगी तो इसकी मात्रा कितनी ले जाएगी, इस घोल से 5 ले जाएगी। ठीक है। तो नए मिश्रण में कितना एसिड होगा और कितना पानी होगा ये हमें निकालना है। तो 2 दूना 4 है ना। इसमें का कितना लीटर पानी जाएगा, 4, और इसमें का कितना लीटर एसिड जाएगा, 7 दूना 14 जाएगा। ठीक है। और इसमें का कितना एसिड जाएगा, 5 चौक 20, और इसमें का कितना जाएगा, 5 पचे 25। ठीक है। अब टोटल दोनों घोल के इसमें इस घोल के कितने लीटर एसिड गया, 4, और इसके कितने लीटर एसिड गया, 20, और दोनों मिला लेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा, 24। एसिड मिला करके 24 हो जाएगा। और इसी तरह से अगर पानी मिलाया जाएगा तो कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा, है ना। ये कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा। दोनों को कैंसिल करिए तो 8, दोनों को कैंसिल करिए 13, 8:13 आपका फाइनल आंसर होगा, जो कि डी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। डी ऑप्शन सही जवाब होगा, यानी नए मिश्रण में एसिड और पानी का अनुपात 8:13 हो जाएगा। ठीक है। आइए चलते हैं एक अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न देखिएगा। कह रहा है यदि a + b = 11 है, a + b का वैल्यू 11 है, a + b का वैल्यू 11 है, और ab का वैल्यू यहाँ पे कितना है, 15 दिया है। अगर हम वैल्यू पुटिंग का प्रयास भी करें तो ये नहीं बनेगा। तो अगर वैल्यू पुटिंग का अगर इसमें प्रयास किया जाए तो ये बनेगा नहीं, क्योंकि 5 या 15, ठीक है, 5 3 8 होना चाहिए, जो कि नहीं होगा। तो आइए इसे हम कैसे लगाएंगे। तो यहाँ पे अब आपको फार्मूले पे लगाना है, क्योंकि a × b, a + b के होल स्क्वायर में ही मिलता है। तो ये हो जाएगा a² + b² और प्लस 2ab। a + b का मान जो है वो 11 है, तो 11 का स्क्वायर बराबर a² और प्लस b² और प्लस 2 गुने ab का जो मान दिया है वो कितना दिया है, 15 दिया है। तो ये हो जाएगा 121 बराबर, ये हो जाएगा a² और b² और प्लस 15 दूना 30। a² और b² का जो वैल्यू आएगा वो 121 - 30 बराबर कितना हो जाएगा, 91 आपका फाइनल उत्तर हो जाएगा। यानी इसका उत्तर जो होगा वो आपका 91, जो कि बी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। समझ पा रहे हैं। तो यानी इसमें वैल्यू पुटिंग का कॉन्सेप्ट नहीं लगाया जा सकता, इसे सॉल्व करना है, ये डिपेंड करता है कि आप कितने स्टेप में इसे लेके जाते हैं। ठीक है। आइए चलते हैं हम लोग एक अगले प्रश्न के तरफ। ठीक है। आइए, ये प्रश्न आपके सामने देखिए, बहुत अच्छा सा प्रश्न है। ये कह रहा है ए और बी रेलगाड़ियां विपरीत दिशा में निकटवर्ती पटरी पर क्रमशः 5 मीटर/सेकंड के वेग तथा 6 मीटर/सेकंड के वेग से गुजरता है। ठीक है। यदि ए रेलगाड़ी की लंबाई 1200 मीटर और बी रेलगाड़ी की लंबाई 1000 मीटर है। ठीक है। तो वे दोनों एक दूसरे को की दूरी तय करने में, यानी एक दूसरे की दूरी तय करने में, यानी एक दूसरे को पार करने में, है ना, तय करने में कितना समय लेंगी। जब कोई रेलगाड़ी किसी दूसरी रेलगाड़ी या किसी प्लेटफॉर्म अर्थात ऐसे वस्तु जिसकी लंबाई क्षैतिज अवस्था में पाई जाती हो, अगर उसको पार करेगा तो दोनों की लंबाई के योग के बराबर दूरी तय करेगा। तो दूरी कितना तय होगा, आइए उसको देखते हैं। कितना समय लगेगा। तो जब दोनों रेलगाड़ियां अपोजिट होंगी, यानी S1, इसकी चाल S1 और इसकी चाल S2, तो अगर अपोजिट हैं तो यहाँ पे जो चाल होगा, वास्तविक जो चाल होगा वो S1 + S2 होगा। अर्थात S1 + S2 का मतलब ये हो जाएगा कि इसकी चाल कितनी है, 5, इसकी चाल कितनी है, पहले की 5 मीटर/सेकंड और दूसरे की कितनी है, 6 मीटर/सेकंड, यानी दोनों को मिलाकर 11 मीटर/सेकंड हो जाएगा।
11 मीटर पर सेकंड इसकी चाल हो जाएगी। ठीक है, अब क्या होगा, कितनी दूरी तय करनी है। अगर मैं दूरी की बात करूंगा तो दूरी, पहले रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है 1200 और दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है 1000, टोटल कितना हो जाएगा 2200, यानी टोटल कितना हो जाएगा 2200। अब ये दोनों एक दूसरे को अगर पार करेंगे तो कितने समय में, तो 11 की चाल से अगर इसमें भाग देंगे तो 200 सेकेंड, 200 सेकेंड, 200 सेकेंड लगेंगे। तो 200 सेकेंड को आप देखिए लिख सकते हैं, 200 सेकेंड को 3 मिनट 20 सेकेंड, 3 मिनट 20 सेकेंड। क्यों? क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो इसमें 3 बार 60 है और 3 बार 60 के बाद 20 अधिक है, तो 20 अधिक है, तो अर्थात 3 मिनट 20 सेकेंड आपका उत्तर हो जाएगा, जो कि आपका डी ऑप्शन सही आंसर होगा। ठीक है, आइए चलते हैं एक अगले प्रश्न की तरफ। और ये प्रश्न आपके सामने देखिए कैसा है। ये प्रश्न आपके सामने है, ये कह रहा है 2 नल ए और बी एक हौज को क्रमशः 3 घंटे तथा 5 घंटे में भर सकते हैं। यानी ए और बी जो है, ए हैं और बी हैं, ये दोनों प्लस कर सकते हैं यानी भर सकते हैं। कितने कितने समय में, 3 घंटे और 5 घंटे में। उसे नल सी 2 घंटे में खाली कर सकता है। एक नल सी है जो माइनस करता है अर्थात खाली करता है, और पूरे हौज को 2 घंटे में खाली कर सकता है, इसकी ये क्षमता है। तो यानी कि सबसे पहले हम यहाँ पे अगर तीनों का समय दिया है तो हौज की क्षमता कितनी है, तो अर्थात तीनों का एलसीएम निकालेंगे तो 30 आ जाएगा, 30 आ जाएगा। हौज की क्षमता 30 है, हौज 30 लीटर का है, ये 3 घंटे में भर सकता है, तो 1 घंटे में 10 भरेगा, 1 घंटे में 6 भरेगा, 1 घंटे में 15 माइनस करेगा, 1 घंटे में 15 माइनस करेगा, क्योंकि ये माइनस कर रहा है अर्थात पानी निकाल रहा है, ये 1 घंटे में 15 माइनस करता है, तभी तो 2 घंटा लगेगा। तो इस तरह से क्या होता है, तीनों को अब देखिए क्या कर रहा है, तद अनुसार अगर तीनों नल चालू रहे तो वह पूरा हौज कितने समय में भर जाएगा। तीनों चालू रहे, अगर तीनों चालू रहेंगे तो ये 10 भरेगा पहला, दोनों मिला करके कितना भर देंगे, दोनों मिला करके 10 + 6 भरेंगे, और ये क्या करेगा 15 माइनस करेगा, तो हर घंटे में 1 भरेगा, यानी 1 घंटे में कितना भरेगा 1 भरेगा। तो 1 घंटे में 1 भरेगा 1 लीटर, तो बताइए 30 लीटर भरने में 1 की क्षमता से भरा जाएगा, तो कितना घंटा लगेगा 30 घंटा लगेगा। आपका उत्तर होगा डी ऑप्शन, आपका उत्तर क्या होगा डी ऑप्शन होगा। ठीक है, आइए चलते हैं एक अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, इसका उत्तर डी ऑप्शन, और ये अंतिम प्रश्न होगा आपके सीरीज का। और ये देखिए क्या कह रहा है, जरा यहां से समझिएगा। कह रहा है कि 3 सही 1/4 + 4 सही 1/6 प्लस क्वेश्चन मार्क, हमें नहीं पता। ठीक है, हम इसका वैल्यू x मान लेते हैं, जिसका मान हमें बताना है उसका x मानते हैं, प्लस 1/4 बराबर 10। यानी जितने वैल्यू दिए गए हैं सबसे पहले उनको जोड़ दिया जाए। यानी देखिए यहाँ पे 3 + 4, 3 + 4 और प्लस यहाँ पे कितना है, इसको एक ब्रैकेट में रख दीजिए, इसको एक ब्रैकेट में रखिए, और प्लस जितने फ्रैक्शन में है 1/4 प्लस 1/6 और प्लस 1/4, इनको जोड़ दीजिए। अब इनको अगर जोड़ेंगे तो यहाँ 7 और यहाँ 4 6 यानी 12 आ जाएगा, 4 से 3 3 हो जाएगा, और 6 से 2 बार, और 2 एकम 2, और 4 से 3 बार 3 हो जाएगा, यानी 7 प्लस यहाँ पे 8/12, अर्थात 8 को 4 दूना 8, 4 तियां 12, अर्थात 7 सही 2 बटा कितना कह सकते हैं 3, 7 सही 2/3, यानी जितने वैल्यू दिए हैं उसका मान आ जाएगा, तीनों का योग 7 सही 2/3 आ जाएगा। अगर 7 सही 2/3 आ गया, अब हमें बताना है x का वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, x का वैल्यू बताने के लिए इन तीनों का वैल्यू, क्योंकि चारों का योग 10 है, अगर 10 है तो इसमें से हम 7 सही 2/3 घटा देंगे, 7 सही 2/3 क्या करेंगे घटा देंगे। तो 7 सही अगर 2/3 घटा देंगे तो इसका जो उत्तर आएगा वो हो जाएगा 2 सही 1/3 हो जाएगा, 2 सही 1/3 हो जाएगा, जो कि आपका उत्तर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है,
आपका उत्तर डी ऑप्शन सही हो जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा। और इस सीरीज का ये अंतिम प्रश्न था। अगर इसको मान लीजिए आपको दिक्कत हो रही है सॉल्व करने में, तो आप इसे ऐसे भी सॉल्व करते हैं। 7 त्रिक 21, 21 2 23, 23 बटा कितना हो जाएगा 3, इसमें से माइनस 30, 10 तिया 30, और 30 में से अगर आप 23 हटा देंगे तो 7/3 आ जाएगा। और 7/3 को सॉल्व करेंगे तब भी 3 दूना 6, 1 बटा कितना आ गया 3 आ गया। तो इसका आप ध्यान रखेंगे। ये इस सेशन का अंतिम प्रश्न था और इसी तरह से आपको हर सीरीज मिलती रहेगी अल्टरनेट डे में। और इस तरह से आप सभी लोग इसको जरूर देखते रहें, क्योंकि हर एक प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और सभी प्रश्न का आप सॉल्यूशन बनाना जरूर सीखें। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है।